स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने कोलाइडल सोल के बारे में स्टडी किया था। आपने देखा होगा कि भाई सॉल्यूशंस हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये जो क्लासिफिकेशन थी ये हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल साइज के बिहाफ पर थी। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल साइज के बिहाफ पर हमने जो है ये क्लासिफिकेशन जनरेट की थी। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें आपने टाइप ऑफ कोलाइडल सोल स्टडी किया था। कुछ टेबल बोली थी मैंने आपको लायोफिलिक, लायोफोबिक वगैरह में स्टडी करने के लिए। एक डिफरेंस था आपका मल्टी मोलिकुलर, मैक्रो मोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड के अंदर। ठीक है, अच्छा इसी में हमने एसोसिएटेड कोलाइड में याद होगा लास्ट में हमने स्टडी किया था कि मिसाइल फॉर्मेशन, मिसाइल्स किस तरह से फॉर्म हो रहे थे जो क्लिंचिंग एक्शन में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब हम आगे जो है कोलाइडल सोल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जांपल्स वगैरह बड़े ध्यान से याद कीजिएगा जो भी आपकी बुक के अंदर दे रखे हों। ठीक है, मैं मेंशन भी करता जाऊंगा कि कौन कौन से एग्जांपल आपको याद करने हैं, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो बोर्ड में आने हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देखो सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। देखो आपको पता है कि भाई कोलाइडल सोल हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक जो है लिक्विड लविंग थे, इनको जो है हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं एक सूटेबल सोलवेंट में। जब हम पार्टिकल को उसको डालेंगे, जो हैवी पार्टिकल को, सस्पेंशन पार्टिकल को, तो वो कोलाइडल में ब्रेक हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन दूसरा था हमारे पास लायोफोबिक, जो ईजिली नहीं प्रिपेयर हो रहा था। जैसे हमें मेटल का सोल बनाना हो तो हमें जो है स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो लायोफोबिक्स के सोल को बनाने के लिए हम ये मेथड्स जो है स्पेशली यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हैं स्पेशली, वहाँ पे अपनी प्रदीप की बुक में अच्छी तरह से अपने मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला मेथड है कोलाइडल मील। कोलाइडल मील में क्या करते हैं, हम हैवी पार्टिकल डालते हैं, उसको क्रश करते हैं, लेकिन जो क्रश होने के बाद जो मटेरियल हमें ऑब्टेंड होता है वो हमें कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में ऑब्टेंड होता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, जो मेटल सोल्स के लिए स्पेशली यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मेटल लेते हैं, हम मेटल का पीस लेते हैं, उसे जो है लिक्विड में डिस्पर्शन मीडियम में डाल लेते हैं, और ये डिस्पर्शन मीडियम आइस कोल्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, हम 2 इलेक्ट्रोड से उसको जो है टच करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। आपको पता है जब हम उसको मेटल को टच करेंगे ऑपोजिट इलेक्ट्रोड से तो उसमें स्पार्किंग होगी, और उस स्पार्क से जो हीट जनरेट होगी वो मेटल को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी, वो मेटल को वेपराइज कर देगी। लेकिन आपको पता है ये आइस कोल्ड मीडियम है, तो ये आइस कोल्ड मीडियम क्या करेगा, उन वेपर्स को जो है कंडेंस कर देगा, और कंडेंस करने के बाद जो पार्टिकल साइज वहाँ से जनरेट होगा वो कोलाइडल पार्टिकल साइज जनरेट होगा, और इससे हमारे पास मेटल का जो है हमें कोलाइडल सोल ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से रीड कर लीजिएगा, लेक्चर को एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास पेप्टाइजेशन मेथड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्कूल में इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए या प्री बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए, बोर्ड में भी आने के चांसेस होते हैं। हर सेकंड या थर्ड ईयर ये टॉपिक आया ही रहता है। ठीक है, पेप्टाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइजेशन? सबसे पहले आपको डिफाइन लेनी है। पेप्टाइजेशन है आपका प्रेसिपिटेट के अंदर हम शूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिससे वो कोलाइडल पार्टिकल में डिस्पर्स हो जाता है। प्रेसिपिटेट समझ रहे हो स्टूडेंट्स, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, उसमें हम शूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और वो कोलाइडल पार्टिकल में डिस्पर्स हो जाता है, इट मीन्स वो ब्रेक हो जाता है। तो लेकिन ये ब्रेक होता क्यों है, ये कॉज भी आपको स्टडी करना है। ठीक है, कॉज क्या है इसका, जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के आयन को एडजॉर्ब करते हैं जो हम इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करते हैं। या तो वो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव पार्टिकल को एडजॉर्ब कर लेते हैं या वो नेगेटिव पार्टिकल्स को एडजॉर्ब कर लेते हैं। ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन को वो एडजॉर्ब करते हैं। उस एडजॉर्प्शन से जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में रिपल्शन जनरेट हो जाती है और वो प्रेसिपिटेट जो है कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। इस तरह हम पेप्टाइजेशन मेथड के थ्रू जो है प्रेसिपिटेट को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को शूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डिफाइन भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज भी करना है कि कैसे वो कोलाइडल पार्टिकल में प्रेसिपिटेट जो है कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जितना मैंने समझाया आप उतना भी मार्क करेंगे तो भी दौड़ेगा। ठीक है,
एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए एंट्रेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेन वगैरह में एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम्पल आते हैं, ठीक है, और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, FeCl2। याद कर लीजिएगा, वहाँ कलर चेंज का भी कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, कि ब्राउन कलर का कोलाइडल सोल ऑब्टेंड हो रहा है, इसमें ऐड कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है, उसमें या तो हम KI डालेंगे या AgNO3 डालेंगे, जिससे वो जो है कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, उसके अंदर देखिएगा कि क्या हम ऐड कर रहे हैं जिससे वो जो है कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। ये पॉइंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, अच्छी तरह ध्यान से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पेप्टाइजेशन फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन में क्या क्या करना है, आपको डिफाइन करनी है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके डिस्पर्स करके कोलाइडल सोल बनाते हैं। उसका कॉज याद रखना है कि क्यों वो प्रेसिपिटेट जो है कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स याद करने हैं, वहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रदीप में, तीनों एग्जाम्पल्स को टिप्स पे याद कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एंट्रेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कई बार रिएक्शंस पूछी जाती हैं, या हमसे पूछा जाता है कि भाई हम ये पर्टिकुलर टाइप का सोल कैसे बनाएंगे। तो देखो 3 सोल बनाने का मेथड उसने जो है मोस्टली वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। एक आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाने का मेथड उसने डिस्कस किया हुआ है। आर्सेनिक सल्फाइड सोल कैसे जनरेट करेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर हम H2S गैस पास कर देंगे। H2S गैस जब बबल करेंगे तो यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड का सोल जनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स रिएक्शन याद कर लीजिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। गोल्ड का सोल कैसे जनरेट करेंगे, गोल्ड क्लोराइड के अंदर जो है हम SnCl2 यानी कि टिन क्लोराइड डालेंगे, जो इसको रिड्यूस करके गोल्ड का सोल जनरेट कर देगा, गोल्ड का सोल जनरेट कर देगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोमीन सॉल्यूशन में जो है हम H2S गैस पास करेंगे तो हमें सल्फ़र का सोल ऑब्टेंड होता है। इनकी रिएक्शंस याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, किस तरह की रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, जैसे देखो मैंने इसमें बताया था रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या डीकम्पोजिशन हो रहा है। इस तरह से करके भी एंट्रेंस में या बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जब हम आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाते हैं तो वो किस टाइप के किस नेचर की रिएक्शन है, उसमें डीकम्पोजिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या रिडक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा। पेप्टाइजेशन और कंडेंसेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि भाई जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो 3 कैटेगरीज में सोल्यूट पार्टिकल साइज पे डिवाइडेड है। एक ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल, एक कोलाइडल पार्टिकल, एक कोलाइडल सोल और एक सस्पेंशन। आपको पता है कि भाई हमारे पास सपोज ये तीनों हैं, T, C और S, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल भी हैं, कोलाइडल के पार्टिकल भी हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल भी हैं। आपको पता है यदि कुछ टाइम के लिए आप सोल को छोड़ दोगे तो उसमें सस्पेंशन के पार्टिकल तो यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ये 2 पार्टिकल सॉल्यूशन में मूव करते रहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल। अब इस ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स को हम कैसे कोलाइडल पार्टिकल्स में से सेपरेट करके एक प्योर कोलाइडल सोल जनरेट करेंगे, वो मेथड्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना वो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल के लिए ना एक टर्म अलग से यूज़ कर रहा होगा, वो होगा क्रिस्टलॉइड। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलॉइड, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पे क्रिस्टलॉइड वर्ड आए तो। क्रिस्टलॉइड बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स के लिए यूज़ कर रहा है वो, इससे हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे। देखो सबसे पहला मेथड है डायलिसिस। याद होगा स्टूडेंट्स, ये टर्म आपने कहाँ पे स्टडी किया था, ये टर्म आपने 10th क्लास में स्टडी किया था। जब किसी का किडनी ख़राब हो जाता है तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कोलाइडल पार्टिकल्स का सॉल्यूशन लेते हैं पार्चमेंट पेपर के बैग में और उसे जो है वाटर के अंदर डिप कर देते हैं। तो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स इस पार्चमेंट पेपर के होल्स में से बाहर आ जाते हैं, और इस तरह हम 2-3 बार जब उसके अंदर से जब उसको डिप वगैरह करते हैं, थोड़ी देर के लिए लीव करते हैं, तो पूरा ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाता है, और हमारे ओनली कोलाइडल पार्टिकल्स आर लेफ्ट इन द
पार्चमेंट पेपर बैग। तो इस तरह से डिफ्यूज़न के थ्रू हम जो है पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के बैग में से हम जो है ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल को हटा देते हैं, ओनली कोलाइडल पार्टिकल बचते हैं। इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है, हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके भी इस प्रोसेस को जो है फास्ट कर सकते हैं। इस मेथड को इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से एक तो डिफ़ाइन याद कर लीजिएगा डायलिसिस की, और एक इसका जो है मेथड याद कर लीजिएगा विद डायग्राम, मेथड विद डायग्राम याद कर लीजिएगा, ठीक है, विद डायग्राम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर होता है उस फ़िल्टर पेपर दोनों के लिए क्या नाम है, दोनों को पास होने देता है। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल को भी पास होने देता है और कोलाइडल पार्टिकल्स को भी पास होने देता है अपने पोर में से। लेकिन जब इस फ़िल्टर पेपर का हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं कोलाइडल सोल से, कोलाइडल सोल क्या होता है स्टूडेंट्स, मार्क कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और स्कूल में, ठीक है। अच्छा, तो कोलाइडल सोल से कोलोडियन सोल से जब ट्रीट करते हैं तो ये ड्राई करने के बाद तो ये पोर साइज ना रिड्यूस हो जाता है, और ये पोर साइज फिर सिर्फ किसको पास होने देता है, ये पोर साइज रिड्यूस हो जाता है, ये ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल को पास होने देता है, कोलाइडल सोल को पास नहीं होने देता। इस तरह से इससे फिल्टर करके हम जो है कोलाइडल सोल को सेपरेट, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं, और फिर हम दोबारा से उसका प्योर कोलाइडल सोल बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो स्टूडेंट्स, ये टेक्निक आपने देखा होगा कि एक तरह से दूध में से मक्खन निकालने वाली बात है। याद होगा कहीं डेयरी वगैरह पे गए हो तो आपने देखा हो दूध में से क्रीम निकालते हैं, या घर में हम अपने कर्ड में से जो है मक्खन निकालते हैं। तो ये वो टेक्निक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्योंकि मिल्क के अंदर मिल्क जो है एक तरह का इमल्शन सोल है, इमल्शन कोलाइडल सोल है, जिसमें फैट पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वाटर के अंदर। उनका मास हैवी होता है, तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूग टेक्निक के थ्रू जो है हम कोलाइडल या जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेंटर की तरफ आके एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, और हम इस तरह से मक्खन को, फैट को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो तीनों मेथड्स को स्टडी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में देखो सबसे पहले हम मैकेनिकल से स्टार्टिंग करेंगे। एक दो पॉइंट ऊपर लिखे होंगे, वहाँ पे रीड कर लीजिएगा, वो कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, इजीली लर्न हो जाएंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहले करना है ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन है क्या, जो पार्टिकल्स जो जिगजैग फॉर्म में, कोलाइडल पार्टिकल जब जिगजैग फॉर्म में रैंडमली मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उस मोशन को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, और इसको जो है ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, बेसिकली देखो स्टूडेंट्स, वहाँ पे लिखा तो ये होगा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्राइक करते रहते हैं और वो फोर्सेस बैलेंस नहीं होती हैं, तो ये इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से जो है कोलाइडल ये ब्रोनियन मोशन होता रहता है। बट मेरे अकॉर्डिंग देखो ध्यान दोगे तो इसमें ना एक कोलाइडल पार्टिकल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि पर्टिकुलर टाइप के कोलाइडल पार्टिकल्स पे सेम टाइप का चार्ज होता है, तो वो चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करता है, उसके रिपल्शन की वजह से वो कोलाइडल पार्टिकल सेटल नहीं हो पाते, और वही मेजर कॉज होता है क्या नाम है, ब्रोनियन मोशन के लिए भी और स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल के लिए भी, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंस की बात आती है। देखो स्टूडेंट्स, डिफाइन भी करना है आपको कि भाई ब्रोनियन मोशन है क्या, उसका कॉज भी करना है, और इम्पॉर्टेंस में देखो दो ही चीज़ें, एक तो स्टेबिलिटी। आपको पता है कि इस जिगजैग मोशन की वजह से जो है जो इम्बैलेंस फोर्सेस होती हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स को रैंडम मोशन में रखती हैं, जिससे सोल जो है हमारा कोलाइडल सोल स्टेबल रहता है। दूसरा, ये कैलकुलेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर में यूज़ होता है। दो छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा, यही हमारे इंपॉर्टेंस में काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको टिंडल इफेक्ट याद रखना है, एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट की, टिंडल इफेक्ट याद रखना है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली लाइट की जो स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग यानी कि लाइट का एक पार्टिकुलर कलर अलग हो जाता है उसके बैंड ऑफ कलर से, इस कंसेप्ट को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ना फिजिक्स में पढ़ोगे कि भाई ये स्कैटरिंग के लिए किस साइज़ का पार्टिकल होना चाहिए, एक वेवलेंथ के साथ उसका रिलेशन आपको फिजिक्स में बताया जाएगा, वो वहाँ पे ध्यान से स्टडी कीजिएगा। यहाँ तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जो है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, और स्कैटरिंग से जो लाइट का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, यानी कि ऑब्जर्व हो जाता है कि भाई लाइट यहाँ से जा रही है सॉल्यूशन में से, यदि वो कोलाइडल सोल है तो,
ठीक है। अच्छा, फिर है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखो स्टूडेंट्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इससे एंट्रेंस में क्वेश्चन बहुत आता है और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये एप्लीकेटिव कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल पे एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज होता है, या तो वो सारे पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे या वो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, आइदर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप का चार्ज होता है। टेबल दे रखी होगी 5.7 जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया, वो एग्जाम्पल के साथ लिखा गया होगा वहाँ पे। जैसे मेटल और मेटल सल्फाइड होते हैं, मेटल और मेटल सल्फाइड। आपको सरप्राइज़ होगा कि भाई मेटल किस तरह से नेगेटिव हो जाएंगे। आपको पता है वैसे तो इलेक्ट्रॉन लूज़र होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मेटल सल्फाइड ये। बट स्टूडेंट्स वहाँ से रट लीजिएगा, डाइज वगैरह जो भी कुछ है ये एंट्रेंस में बहुत काम आएगा, ये जो है टेबल आपके, ठीक है। मेटल या अब एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कैसे काम आएगा, क्यों आपको ये टेबल याद रखनी है। मेटल और मेटल सल्फाइड पे जो है आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स में जो है आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। उसके अलावा और कुछ और डाइज वगैरह दे रखी होंगी, स्टार्च होगा, ब्लड होगा, वो याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, उन पे कौन से टाइप का पर्टिकुलर चार्ज है। आप ये चीज़ वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो रट लीजिएगा, टेबल आपको पूरा याद करना पड़ेगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एंट्रेंस वालों के लिए तो, जेई वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो किसी भी तरह की कंजूसी मत करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद देखो ये चार्ज ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, इसमें आपको थर्ड वाला पॉइंट याद रखना है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी का। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी का, इस थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो एडजॉर्ब करते हैं एक कॉमन आयन को, इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयन को एडजॉर्ब करते हैं जो उनके लैटिस के कॉमन होता है। जैसे लैटिस के कॉमन, देखो ध्यान से देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोलाइडल पार्टिकल एक कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेंगे जो उसके लैटिस के कॉमन होगा। लैटिस के कॉमन का मतलब, देखो एग्जांपल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आपके पास AgI का कोलाइडल सोल है, कोलाइडल सोल है, ठीक है। आप इसमें Ki डालते हैं एक्सेस में, आप Ki डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं एक्सेस में। अब देखो Ki के पास इसका कॉमन आयन कौन सा, आयोडीन आयन। तो स्टूडेंट क्या होगा कि जो पोटेशियम, जो सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स होंगे, इनके ऊपर जो है आयोडाइड आयंस जो है स्ट्रिक हो जाएंगे, कॉमन आयंस जो है स्ट्रिक हो जाएंगे, और ये स्ट्रिक हो जाएंगे। सिमिलरली यदि मैं AgNO3 डालूंगा, अब AgNO3 के पास कौन सा आयन है, AgI का Ag, तो वो इसके पार्टिकल्स पे स्टिक हो जाएगा, वो लेयर बना लेगा इस तरह से करके I। तो ये देखो Ag+, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी की वजह से उसने कॉमन आयन कौन सा था, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड में जो हम ऐड कर रहे थे, तो ये इसको एडजॉर्ब कर लेता है, और एडजॉर्ब करके अब ये कोलाइडल पार्टिकल जो बनता है इसका चार्ज ये कैसा हो जाता है, नेट चार्ज नेगेटिव। सिमिलरली इसका नेट चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से करके AgI के प्रेसिपिटेट में हम Ki डाल रहे हैं एक्सेस में, तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव सोल मिल रहा है। AgNO3 डाल रहे हैं एक्सेस में, तो हमें पॉजिटिव सोल मिल रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये तो बन गया। अब जेटा पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर ये आई रहती है, ठीक है। एक बार मैं गलती से फाइनल रिवीजन में भूल गया था इस टॉपिक को रिवाइज़ कराना। एक स्टूडेंट थे आपके स्कूल के, सिराम मॉडल स्कूल के, वो 100 लेके आए थे साहब। तो ये 1 मार्क्स का मुझे बड़ा पछतावा हुआ था कि भाई ये टॉपिक मैं मिस कर गया था फाइनल रिवीजन के टाइम में। तो लेकिन फिर भी जो है वो स्टूडेंट सिंसियर था, उसने अपने नोट्स में से पहले कर लिया था अच्छी तरह, वहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रखा था मैंने। तो ध्यान रखिएगा, जेटा पोटेंशियल की डिफाइन पूछी गई थी वहाँ पे। तो देखो जेटा पोटेंशियल है क्या, देखो मैंने AgI के अंदर याद होगा कि पोटेशियम आयोडाइड डाला था। अब पोटेशियम आयोडाइड डाला तो उसने क्या किया, नेगेटिव आयंस को एडजॉर्ब कर लिया, क्योंकि कॉमन आयन इसका ये था, और ये सोल मेरा क्या बन गया था, नेगेटिव बन गया था। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लेयर है आयोडाइड आयंस की, जो लेयर है ये फिक्स्ड लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, फिक्स्ड लेयर। अब वहाँ पर जो पोटेशियम के जो आयंस बचे थे वो कहाँ जाएंगे, वो भी इसी के ऊपर एडजॉर्ब नहीं होंगे, बट इसी के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। तो ये जो है एक फ्लोटिंग लेयर बनाएगा, फ्लोटिंग लेयर बनाएगा। अब ये जो फिक्स लेयर और फ्लोटिंग लेयर के बीच में क्या हो गया, आपको पता है फिक्स लेयर नेगेटिव है,
फ्लोटिंग लेयर क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली इस केस में भी अराइज हो जाएगा, आयोडीड नाइट्रेट आयंस इसके ऊपर फ्लोटिंग लेयर बना लेंगे, मोबाइल लेयर बना लेंगे। तो देखो इनके बीच में, फिक्स लेयर और फ्लोटिंग लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। आपको डिफाइन बतानी पड़ेगी और इसी तरह से करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नीचे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा जेटा पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स रिपीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है, पूरा टॉपिक रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। अब देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या था कि कोलाइडल पार्टिकल पे पार्टिकुलर चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव होते हैं। देखो यदि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो आपको पता है वो अपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले पार्टिकल होंगे तो नेगेटिव वाले पे जाके कोगुलेट होने लगेंगे, या पॉजिटिव होंगे तो वो नेगेटिव वाले होंगे तो पॉजिटिव वाले पे कोगुलेट होंगे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इसी तरह इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी होगा, रीड कर लीजिएगा, डिफाइन मार्क कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑस्मोसिस को हम फास्ट कर रहे हैं। ऑस्मोसिस तो वही है स्टूडेंट्स जो आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। फिर है देखो कोगुलेशन। कोगुलेशन में देखो क्या है, आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल हैं, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आइदर चार्ज है आपको पता है। अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलाइट तो आपको दोनों आयन प्रोवाइड करेगा, कैटायन भी प्रोवाइड करेगा, एनायन भी प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो इसमें से ऑपोजिट आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई इलेक्ट्रोलाइट डाला है, सपोज मैंने NaCl, अब Na पे प्लस चार्ज है, नेगेटिव है, और ये कोलाइडल पार्टिकल का जो सोल है, जो हमें टेबल से पता लगेगा कि किस टाइप का सोल है वो, ठीक है। वो क्या करेगा, मान लो ये नेगेटिव सोल है तो वो पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करते ही उसका पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा और वो सस्पेंशन में चला जाएगा और वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। वहाँ पे एक फ्लोकुलेशन भी दिया हुआ है, जब लो कंसंट्रेशन में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उस कंसेप्ट को हम फ्लोकुलेशन बोलते हैं। डिफाइन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो जो वहाँ पे कोगुलेशन हो रहा था, उस कोगुलेशन के लिए हमें जो है हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ याद रखना है। NCERT में भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ क्या कहता है कि वैसे तो कंसेप्ट सिंपल है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक जो है फिजिक्स में स्टडी कर चुके हैं, आपको पता ही है ऑपोजिट चार्ज के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा पार्टिकल कोगुलेशन करेगा, ऑपोजिट चार्ज वाला, कोलाइडल पार्टिकल से ऑपोजिट चार्ज वाला। दूसरा आपको ये मालूम ही है, ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल पे तो वो उतना ज़्यादा कोगुलेशन करेंगे, ठीक है। अब ये देखो एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड का सोल दे रखा है, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन दे रखा है। अब वो कह रहा है मैं इसमें NaCl ऐड कर रहा हूँ, BaCl2 ऐड करता हूँ या AlCl3, आइदर वन यूज़ करता हूँ मैं, तो इनमें से कौन ज़्यादा कोगुलेशन करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको सबसे पहले अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि आर्सेनिक सल्फाइड किस कैटेगरी का सोल था, पॉजिटिव वाला सोल था या नेगेटिव वाला सोल था। ये नेगेटिव वाला सोल है, मेटल सल्फाइड है, ठीक है। अब नेगेटिव वाला सोल है तो वो हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ के अकॉर्डिंग किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट पार्टिकल को। ऑपोजिट पार्टिकल में भी कौन ज़्यादा कोगुलेशन करेगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो देखो ऑपोजिट पार्टिकल नेगेटिव सोल था, नेगेटिव सोल में पॉजिटिव कैटायन चाहिए हमें। अब कैटायन के अकॉर्डिंग Na पे +1 चार्ज है, Ba पे 2+ चार्ज है और Al पे क्या है 3+। तो सबसे ज़्यादा चार्ज इसका है, सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी, हायर चार्ज वाले की, उसके बाद कम चार्ज वाले की और सबसे कम लिस्ट चार्ज वाले की, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से एंट्रेंस में या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो टेबल का ये रोल है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे टेबल में याद रखना है कि भाई किस कैटेगरी का सोल है। भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में मैं NaCl ऐड करता हूँ, Na3, फिर वही कंसेप्ट। भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल किस टाइप का है, वो पॉजिटिव वाला सोल है, नेगेटिव वाला सोल है। आप देखोगे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स के जो सोल होते हैं मेटल के, वो पॉजिटिव वाले सोल होते हैं। तो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है पॉजिटिव सोल है। तो वो क्या करेगा, इसके एनायन को सिलेक्ट करेगा, इसके एनायन को सिलेक्ट करेगा और जिस एनायन का चार्ज ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा कोगुलेशन करेगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास एक, देखो टॉपिक हमारा हट गया है वैसे सिलेबस से, फिर भी याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा एक पिछले वाला एक टॉपिक आपको रिकॉल कराता हूँ। आपने 11th में याद होगा, मैंने इक्विलिब्रियम सेकंड में बफर सॉल्यूशन का कंसेप्ट कराया था। बफर सोल क्या था, हम भले ही एसिड या बेस ऐड कर रहे थे, वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा था। याद होगा उसमें एक ब्लड का बहुत अच्छा एग्जांपल आया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम इसकी ब्लड के बफर नेचर की वजह से हम खट्टी चीज़ें खा लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज खट्टी चीज़ें एसिडिक होती हैं, यदि हमारा ब्लड उसको मेंटेन ना करेगा तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसी तरह से गोल्ड नंबर है क्या, देखो आपने अभी पीछे कोगुलेशन में देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे तो प्रेसिपिटेशन हो रहा था। तो वो प्रेसिपिटेशन ना हो, हम उसमें कोई ऐसा सोल मिलाएं कि कितने अमाउंट में मिलाएं, रेड गोल्ड सोल लेगा वहाँ पे, वो रेड गोल्ड सोल लेगा, रेड गोल्ड सोल, उसके अंदर हम कितने अमाउंट में वो दूसरे टाइप का सॉल्यूशन मिलाएं ताकि उसका कोगुलेशन ना हो, भले ही हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालें एक पर्टिकुलर लिमिट में। ठीक है, तो ये डिफाइन कर लीजिएगा, एंट्रेंस में काम आएगा गोल्ड नंबर। एक आध न्यूमेरिकल भी दे रखा है वहाँ पे, देख लीजिएगा, बोर्ड वगैरह के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है ना, जेई मेन वगैरह के लिए देख लीजिएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना स्टूडेंट्स, नहीं बाद में क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोर्ड का इमल्शन। इमल्शन होता क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, कोलाइडल सोल होता है, आपको पता ही है कोलाइडल सोल, वहाँ टेबल में भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ सोल, एरोसोल, बेंजोसोल, एक्वासोल वगैरह आए थे सबसे पहली टेबल में। तो कोलाइडल सोल होता है ये, बट इसमें डिस्पर्स्ड फेस भी और डिस्पर्शन मीडियम भी दोनों ही लिक्विड होते हैं। देखो मैंने अभी एग्जांपल लिया था मिल्क बेसिकली क्या है, फैट इन वाटर है, यानी कि फैट यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल है, वो वाटर में डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट होगा इमल्सिफाइंग एजेंट। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सीधी बात डिस्कस कर रहा हूँ, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा, हम यदि फैट ऑयल को वाटर में डालते हैं तो आपको पता है उसकी डेंसिटी लो होती है, वो फ्लोट करने लग जाएगा। लेकिन यदि हमें उसे कोलाइडल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा उसमें डिटर्जेंट डाल दो, डिटर्जेंट क्या करेगा, उसको पार्टिकल्स को इमल्सिफाई कर देगा। याद होगा, पढ़ा होगा कंसेप्ट आपने। ठीक है, इमल्सिफाई कर देगा। तो इमल्सिफाइंग एजेंट, वो इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाते हैं जो इमल्सिफाई करके उसको इमल्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ इमल्शन पढ़ना है आपको। ऑयल इन वाटर, मिल्क एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल, इसके लिए हम कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स देखते हैं, देखा होगा, वो उन्हें मछली के तेल के कैप्सूल बोला जाता है। वो इन विटामिन्स के लिए होते हैं, बेसिकली कार्डी, विटामिन के, ए, डी और ई के लिए होते हैं। उनमें आपको पता है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, वो फिश लीवर ऑयल होता है बेसिकली, उसमें ये जो है क्या नाम है, विटामिन्स डिज़ोल्व होते हैं, तो उनको खाते हैं, तो वो वाटर इन ऑयल का एक गुड एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास है टेस्ट ऑफ इमल्शन। याद रखिएगा, टेस्ट भी पूछा जा सकता है, एक कंडक्शन मेथड है, एक डाई मेथड है। अब देखो आपके पास सोल है, सॉल्यूशन इमल्शन है, इमल्शन में आप NaCl डाल देते हो। देखो स्टूडेंट्स, NaCl क्या करेगा, NaCl फैट में तो डिज़ोल्व होगा नहीं, तो ऑयल इन वाटर, ऑयल कम होगा, वाटर ज़्यादा होगा, उसमें वो डिज़ोल्व हो जाएगा और वो कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। यदि वाटर इन ऑयल होगा तो वाटर वहाँ लेस अमाउंट में होगा, ऑयल वहाँ ज़्यादा अमाउंट में होगा, और NaCl वहाँ डिज़ोल्व नहीं होगा, नहीं डिज़ोल्व होगा तो वो कंडक्टिविटी इनहांस नहीं करेगा। तो इसी तरह एक डाई मेथड देख लीजिएगा, दोनों मेथड को याद रखिएगा, एंट्रेंस में भी काम आएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद है डिमल्सिफिकेशन। इमल्शन के जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम है उनको सेपरेट करना क्या कहलाता है, डिमल्सिफिकेशन। जैसे हम दूध में से मक्खन निकाल रहे हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन यहाँ पर तो मैं इमल्शन की मार्क कर रहा हूँ, इमल्शन की रीड कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड की अभी आगे डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आया रहता है। मिल्क, आपको पता है ये क्या है, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। ऑयली ड्रग्स एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, डिसइंफेक्टेंट्स, डेटॉल, सेवलॉन वगैरह क्या हैं याद कर लीजिएगा, किस कैटेगरी में आते हैं। क्लिंचिंग एक्शन ऑफ सोप, स्टूडेंट आपको याद है कि उसमें जो मैंने एग्ज़ाम में बताया था आपको कि डर्ट, ऑयल प्लस डर्ट होता है, वो ऑयल प्लस वो डस्ट होता है, डस्ट, और इस कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डर्ट।
तो इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, सोप वगैरह डालते हैं और वो सोप जो है इसके साथ स्टिक हो जाता है और इसके साथ डस्ट बाहर आ जाता है। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट, आपको पता ही है हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ जो फैट होता है वो लीवर से जो बाइल जूस आता है उसके इमल्सिफिकेशन की वजह से जो फैट है वो हमारी इंटेस्टाइन में एडजॉर्ब हो पाता है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा ही है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, और वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है हार्मफुल इफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई ऑयल टैंकर था, डूब गया समुद्र में, तो उसका जो ऑयल है वो तो सरफेस पे आ जाएगा। अब वो ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो होता है वो बड़ा थिक्की टाइप का सब्सटेंस होता है, आपको पता है, उसको ही उससे हम ये सारे टाइप के ऑयल निकालते हैं। भाई डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका एलपीजी हो गया, ये इस टाइप की जो गैसेस वगैरह हैं या और डिफरेंट टाइप के ऑयल होते हैं, कैरोसिन ऑयल हो गया, सब उसी से हम सेपरेट करते हैं। तो वो जो पेट्रोलियम होता है वो सी सरफेस के ऊपर जो आके जो है एक लेयर बना देगा। उस लेयर से जो फ़िश वगैरह जो होती हैं या कुछ, आपको पता ही है, कुछ फ़िशेस होती हैं जो ब्रीदिंग के लिए ऊपर आती हैं या उन्हें मतलब जंप, या कुछ बर्ड्स होते हैं जो उसके अंदर डाइव करके जो है वहाँ से फ़िश वगैरह पकड़ते हैं, तो ये ऑयल उनके लिए बड़ा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ऑयल हैं, इसको भी वहाँ स्टडी कर लीजिएगा। तो ये इमल्शन के ही हैं, क्योंकि वो इमल्शन ही बना देता है और वो उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर देता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो सर, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो इसमें अभी तक 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आए थे जो अक्सर आप एग्ज़ाम में देखोगे। पेप्टाइजेशन, केमिकल मेथड्स जो सोल के बनाने के थे, एक नेक्स्ट था आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। अक्सर यही एग्ज़ाम में आए रहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल में सबसे पहले आपको एग्जांपल लेना है मेडिसिन का। मेडिसिन में मार्क कर लीजिएगा, एराइजिरोल क्या है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, गोल्ड सोल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पर यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा मार्क करके। नेक्स्ट है आपका फॉग, मिस्ट और क्लाउड। बेसिकली फॉग, मिस्ट, क्लाउड होते क्या हैं, ये एरोसोल्स हैं, आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर, वहाँ पढ़ लीजिएगा भाई फॉग, मिस्ट और क्लाउड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो मॉइस्चर जब कंडेंस हो जाता है पार्टिकल्स पे तो उसे क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल एयर ड्रॉपलेट्स जब एयर में हैंग हो जाती हैं तो क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लाउड कब बनता है, मिस्ट कब बनता है, फॉग कब बनता है, थोड़ा डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, ये एंट्रेंस में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टॉपिक है आर्टिफिशियल रेन। देखो सर, क्लाउड तो होना चाहिए, क्लाउड तो होना चाहिए, लेकिन वो क्लाउड क्या है कि कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके पास वाटर भी है, क्लाउड के पास वाटर भी है, लेकिन वो रेन नहीं कर रहा है, बरस नहीं रहा है, वो एज इट इज़ उस जोन से पास हो जाते हैं। ठीक है, आजकल ये दुबई वगैरह में टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली टेक्निक होती है, लेकिन वो कर रहे हैं इसको, क्योंकि आपको पता है वहाँ बारिश वगैरह कम होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो क्लाउड होता है, ये आपको पता है क्या है, ये कोलाइडल सोल ही तो है, अभी हमें पीछे पढ़ रहे थे। इसमें कोई ना कोई पार्टिकुलर चार्ज टाइप के पार्टिकल्स होंगे जो हैंग हो रहे हैं इसमें कोलाइडल फॉर्म में, उनके ऊपर हम जो है चार्ज पार्टिकल्स का स्प्रे कर देते हैं, चार्ज पार्टिकल्स का स्प्रे कर देते हैं, जिससे इसके पार्टिकल कोगुलेट हो जाते हैं और वाटर नीचे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वाटर नीचे आ जाता है। इस टेक्निक का चाइना ने भी यूज़ किया था जब उसके वहाँ ओलंपिक होने थे, तो वहाँ पर उसका जब उन्हें इनॉग्रेशन करना था उसका, अब तो काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई है, इनॉग्रेशन करना था, तो वहाँ पर काफ़ी क्लाउडी था वो, तो उन्हें डर था कि उस दिन बारिश हो गया तो हमारा ओपन थिएटर में ये होना है सारा, ओपन स्टेडियम में, तो हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने जो है आर्टिफिशियल रेन कर दिया था ताकि वहाँ से क्लाउड को डिस्पर्स किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बेसिकली देखो स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी उसमें पढ़ा होगा आपने, जो उसमें क्या नाम है ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा। जो हमारा सी होता है, सी जो होता है आपको पता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सॉल्ट होते हैं, आपको पता है। जो रिवर होती है, रिवर के साथ कोलाइडल पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, जैसे वो यहाँ पर आकर मीटिंग होती है उनकी, तो ये सॉल्ट के पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल वो कोलाइडल पार्टिकल को यहीं पर कोगुलेट कर देते हैं, तो उनके कोगुलेशन से यहाँ पे जो है हैवी वो सेंडिंग हो जाती है
और आपको पता है कि वो जो रिवर होती है वो यहाँ पर आकर जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्पर्स हो जाती, मतलब बट जाती है। और ये जो है थिक हैवी जो जोन्स जनरेट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के सेटल डाउन होने से, इन्हीं को डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा कैसे फॉर्म होता है वहाँ पे याद कर लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो हमारा रिवर आती है उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, और वो वहाँ पर जैसे जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है वो वहीं पर उनको इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेट कर देते हैं, और इस तरह डेल्टा जनरेट हो जाता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग से हो रहा था स्टूडेंट्स, 10th में पढ़ा है आपने। टेल ऑफ कॉमेट, कॉमेट आपने सुना होगा कि भाई हेलीज कॉमेट है, 76 ईयर्स के बाद आएगा, आपने इस तरह के केसेस सुने होंगे। तो कॉमेट की टेल दिखाई देती है। बेसिकली होता क्या है कि वो कॉमेट क्या होता है, एक बड़ा एस्टेरॉयड होता है, ठीक है। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में से पास होता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसके कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसके पीछे छूटते रहते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। तो लाइट के स्कैटरिंग की वजह से उसका पाथ एल्यूमिनेट होता है और वो हमें टेल की फॉर्म में दिखाई देता है, और हमें लगता है कि इस हैवी बॉडी का, इस कॉमेट का ये टेल है। तो इस तरह से टेल जनरेट होती है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में यूज़ करते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो, कहीं पर चोट लग जाती है तो हम वहाँ पर जो है उसको डालते हैं, चोट लग जाती है तो हम वहाँ पर जो है एलम वगैरह डालते हैं, या और भी सब्सटेंसेज हैं जो हम डालते हैं वहाँ पे, जिससे ब्लड जो है वहाँ पे कोगुलेट हो जाता है। स्मोक प्रेसिपिटेटर, इसको स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। हैवी कुछ भी नहीं, मतलब इसमें कोई हार्ड कुछ भी नहीं है। स्मोक के साथ डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हम स्मोक को एक तरह से प्योरीफाई करते हैं ताकि उसके साथ डस्ट पार्टिकल ना जाएं, क्योंकि जिस जोन से जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में जब कोल वगैरह बर्न किया जाता है तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फिर उस जोन में स्प्रे हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या नाम है, थिक वो मतलब सॉरी एक लेयर जनरेट कर देते हैं उस जोन में जहाँ से वो स्मोक पास होता है। तो वो वेजिटेशन वगैरह के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो स्मोक प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं उसके अंदर से पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको क्लास में डिस्कस करूँगा मैं। बेसिकली होता क्या है ये, ठीक है। टैनिंग ऑफ लेदर है, इसको भी मैं वैसे तो क्लास में डिस्कस कर दूँगा, लेकिन आप रीड करोगे तो याद हो जाएगा। आपको पता है जो लेदर होता है, लेदर क्या होता है, एनिमल स्किन ही तो होती है भाई। बफेलो की स्किन हो गई, काव वगैरह की स्किन हो गई, ये बहुत यूज़ की जाती है, आपको पता है, ठीक है। उनकी डेथ के बाद उतारी जाती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में तो आपको पता ही है लोग खाते ही हैं, तो उसकी स्किन भी सेल होती है। तो लेकिन वो स्किन इतनी हार्ड थोड़ी होती है, आपने देखा होगा जितने आपके वो शूज़ वगैरह जो लेदर से बने होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं, तो वो जो है इतना हार्ड नहीं होता। तो उसको हार्ड किया जाता है क्योंकि जो एनिमल हाइड्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो उनका नेचर मेरे हिसाब से पॉजिटिव होता है, वहाँ पे ध्यान से रीड कर लीजिएगा। तो उन्होंने टेनिन में जो है, टेनिन क्या होता है, व्हाट इज़ टेनिन, ये भी याद कर लीजिएगा, एंट्रेंस में काम आएगा। टेनिन क्या होता है, तो उसके अंदर सोक करते हैं, उसको सोक करने से वो कोलाइडल पार्टिकल वहीं पर कोगुलेट हो जाते हैं, जिससे वो लेदर जो है हार्ड हो जाता है। इस हार्डनिंग ऑफ लेदर की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आज आपका कोलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस अब आपको एक काम करना है, सारे लेक्चर को रीड करके अपने अंडरलाइन वगैरह कर लीजिएगा जो जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं। इनमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा, इसमें टॉपिक 100% यहीं से आ जाता है। और आपको हैरानी होगी, बहुत बार तो ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी दे देते हैं उसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के दोनों टाइप के दोनों क्वेश्चंस को गो थ्रो कर लीजिएगा, चाहे एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव हों या सब्जेक्टिव हों। और चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कोई भी स्टूडेंट अपना भाई व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ लीजिएगा। देखो बच्चों, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर्स को रिपीट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जब स्कूल ओपन होंगे तो हमारे पास टाइम कम रहेगा, और जो बचा हुआ कुछ सिलेबस का पार्ट ऐसा है जिसे क्लास में ईजिली कराया जा सकता है, यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर में कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि भाई जब तक ठीक है हमारा लॉकडाउन चलता रहेगा, हम करते रहेंगे, हमारे चैप्टर वगैरह होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से करिएगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल 100% कंसेप्ट को क्लियर करके चलो। ये मत सोचो कि हम स्कूल में चीज़ों को रिपीट करेंगे, ठीक है। आपको दिक्कत होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बिल्कुल फ्रीडम दिया हुआ है, आपसे मेरे से व्हाट्सएप करके पूछो, आप
मेरे को फ़ोन करके पूछो, लेकिन अपने बेटर फ्यूचर के लिए आपके पास टाइम, जो फ़िलहाल का जो टाइम है ये एक तरह से देखा जाए रफ़ टाइम है, बट ये ठीक भी है। आपको ठीक कैसे है आपको आगे पता लगेगा। यदि आप मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये सब कुछ ठीक है। ध्यान रखना, बेस्ट टाइम है आपके लिए ये। अभी तक से के जो बैच गए हैं उनको किसी को नहीं मिला है ये टाइम, और ना ही फ्यूचर में जल्दी से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी का आपके पास फ्रीडम है। जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको अच्छी तरह से मार्क कीजिए, उन्हें स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए। बोर्ड की इतनी औकात नहीं है कि जो आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर वो 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपको वो दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, बाय।